नेक्स्ट है आपका एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना। एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इसमें सबसे पहली एंथैल्पी है, ये चाहिए एनसीईआरटी का 6.5 का टॉपिक है। जो पहली एंथैल्पी है सबसे पहली, दैट इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, जिसको किससे संबोधित किया गया है, कंबशन के लिए यहाँ पे सी लगाया है और स्टैंडर्ड लाइक दिस, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो डेफिनेशन तो इसकी वही हुई है, क्या कंबशन किसी भी चीज़ का, मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी चीज़ का कंबशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, मतलब किसके प्रेजेंस में होता है, O2 के। कोई भी सब्सटेंस अगर एक एक्स सब्सटेंस है, इसका कितना मोल लेना है आपको, 1 मोल सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्शन करके जितना भी आपका हीट रिलीज करेगा, उसी हीट को क्या बोलेंगे अपन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो इसका एक एग्जांपल क्या दिया हुआ है, डेफिनेशन भी दी हुई है। इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल, इट इज डिफाइंड एज द एंथैल्पी चेंज पर मोल ऑफ अ सब्सटेंस when it undergoes combustion, when it undergoes combustion, ठीक है, when it undergoes combustion, अगर ये combustion हो जाता है, ठीक है। और एक लीड दी गई है कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है, ये कौन सी स्टेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट में होना चाहिए, एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये वैल्यू स्टैंडर्ड कुछ यहाँ पर होना चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट्स में होना चाहिए। इनकी जो स्टेट्स होती है ना, रेगुलर स्टेट, उसमें होना चाहिए। तो दिस इज जस्ट द एग्जांपल। जैसे आप ब्यूटेन को जलाते हो, इसमें एक एग्जांपल दिया है कि इसमें सिलेंडर में ब्यूटेन गैस होती है, कौन सी गैस, C4H10। इसका अगर 1 मोल जलता है तो 1 मोल जलाने के लिए इसको 13/2 ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। और ये बनाता है कुछ 4 मोल CO2 के प्लस कुछ 5 मोल्स H2O के, ठीक है। ये लिक्विड, ये गैस फॉर्म में बनता है और ये लिक्विड फॉर्म में बनता है। और इस समय जो डेल्टा C बनता है आपका, डेल्टा C ऑफ कंबशन, मतलब हीट एंथैल्पी ऑफ कंबशन, वो बनता है आपका -2658 जूल, किलो जूल पर मोल। समझ में आ गया, ठीक है। मतलब 1 मोल आप क्या जलाते हो, ब्यूटेन जलाते हो। 1 मोल जितना ब्यूटेन जलाते हो, पेज नंबर 176, 1 नंबर ब्यूटेन जलाते हो आप, तो कितना एनर्जी बनता है, -2656 किलो जूल पर मोल, है ना। 58, ठीक है, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 58 कर लो। ये जो एनर्जी बन रहा है एक्चुअली कितने के लिए बन रहा है, 1 मोल का। सीधा सा दिख रहा है कि आप अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हो, मतलब 1 मोल को जलाने के लिए कितना ऑक्सीजन लग रहा है, 13/2, 1 मोल ब्यूटेन जलाने में। जरूरी नहीं कि 1 मोल के लिए हमेशा 1 मोल ऑक्सीजन लगे, ये तो हमने पहले भी देख लिया था। तो इसके लिए 13/2 तो टोटल फिगर ये हो गया। अच्छा, अब ये जो फिगर है, ये 1 मोल का हो गया, ये 13/2 O2 का हो गया, और ये 4 का हो गया, और ये 5 का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप 1 मोल की एनर्जी इसकी निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलो, अब जो है, मतलब इसमें एक और एग्जांपल दिया है कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में अगर 1 मोल ग्लूकोज जलता है, आपको पता है C6H12O6 बनता है। गैसियस फॉर्म में ये भी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है,
प्लस O2 हम रिएक्शन लिखते थे 6C6H6O2 प्लस 6CO2, तो गिव्स व्हाट 6CO2 प्लस 6H2O, 6CO2 प्लस 6H2O, ऐसा बचपन में लिखा करते थे। ठीक है, इसमें H2O जो ये बनता है ये लिक्विड फॉर्म में बनता है और ये गैसियस फॉर्म में रहता है। इस समय भी जो एनर्जी बनती है 1 मोल ग्लूकोज को जलने से, वो भी लगभग इसी के बराबर है, -2802 दिया है ना शायद, 2802 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो अपनी बॉडी भी क्या अलग अलग प्रोसेस करती रहती है, मतलब 1 मोल ब्यूटेन जलाओ या 1 मोल जो है ग्लूकोज जलाओ, सेम अमाउंट ऑफ हीट निकल रही, इवन थोड़ा सा और इसमें डिफरेंस ज़्यादा है ना, और ज़्यादा एक्सोथर्मिक है ये। तो समझ में आ रही बात। तो यहाँ से क्या पता चलता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हर एक जैसे यहाँ ब्यूटेन और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है उसमें तो लगभग रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम। अच्छा, 1 मोल के हिसाब से क्वांटिटी अलग अलग होगी, मास अलग अलग होंगे, क्योंकि 1 मोल ब्यूटेन और 1 मोल ग्लूकोज दोनों के मास क्या होंगे, अलग अलग। मोलर मास दोनों के क्या होंगे, अलग अलग होंगे। वो तो खैर आपको क्लियर ही होगा। एनीवेज, नेक्स्ट है आपका, जैसे जो बी वाला है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इतना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन दिया हुआ है। क्या दिया है, एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन। ठीक है, एटम समझते हैं आप। तो जैसे H2 अगर गैस फॉर्म में है, पर क्या H2 हाइड्रोजन खोजा गया था तो किस फॉर्म में खोजा गया था, हाइड्रोजन का एटम खोजा गया था। पीरियोडिक टेबल में H2 लिखा आता है क्या, पीरियोडिक टेबल में क्या आता है, केवल H। ठीक है, तो ये जो H2 गैस है, मतलब किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को उसके करस्पॉन्डिंग एटम में तोड़ने के लिए, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन को तोड़ूं किसमें, 2H, इसको लिखूंगा कैसे, ये H प्लस H में बनेगा ना पहले। 2H का मतलब क्या होता है, H प्लस H, और तो इसको कंबाइनली करके क्या लिखा जाता है, 2H। और एक ऐसी स्टेट में, कुछ गैसियस स्टेट में एक्चुअली एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि अगर ये बनेगा तो फिर तुरंत टूट के वापस से क्या हो जाएगा, कुछ H2 बन जाएगा ना। तो हाइड्रोजन के एटम को मतलब इस प्रोसेस को करने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ी, मतलब 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस टू बी ब्रेकिंग डाउन इनटू इट्स एटम, द एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी नोन एज द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आप अपने मन से भी डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डेल्टा ए से बताया गया। ठीक है, इसको किससे बताते हैं, एटम मतलब ए, तो क्या बन गया, डेल्टा ए एच, और ये स्टैंडर्ड। बहुत आसान है, सारी एंथैल्पीज क्लियर हो गई आपको, एक एक सारी लाइन लिख ली आपने। इसमें तो डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द एंथैल्पी चेंज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग, लिख लो, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग, इट इज द एंथैल्पी चेंज ऑन ब्रेकिंग 1 mole of a bond completely, it is enthalpy change on breaking 1 mole, वहीं पे दे रखा है आपको, it is थोड़ा बीच में पहले पैराग्राफ पे, it is the enthalpy change on breaking 1 mole of bonds completely to obtain atoms in the gaseous phase। समझ में आ गई। किसी भी 1 मोल मॉलिक्यूल जो है, 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड, 1 मोल बॉन्ड को अगर आपने तोड़ दिया तो उसको कितनी एनर्जी चाहिए टूटने के लिए, तो वो उसी एनर्जी, अच्छा इन गैसियस फेज, इसमें फेज कौन सा है, गैस से क्या बनना चाहिए, गैस बनना चाहिए, तो उसी के लिए डिफाइन है ये एटोमाइजेशन। हर एक के लिए डिफाइन नहीं होगी ना, बहुत सी चीज़ें एटम के फॉर्म में है तो वो एटम के फॉर्म में ही रहेंगे। खैर मतलब जैसे हाइड्रोजन का अगर खुद करोगे तो हाइड्रोजन तो खुद एक एटम है ना, उसको एटम को और क्या तोड़ोगे, क्लियर है।
CH4 एक और एग्जांपल है क्या, जैसे CH4 भी क्या हो गया एक, इसके भी 1 मोल CH4 ले लो। 1 मोल CH4 में कुछ बॉन्ड होंगे तो ये कैसे टूटेगा, देखो इसमें एक कार्बन है और क्या निकलेगा, 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अच्छा इसकी जो एनर्जी दे रखी है, इसकी डेल्टा ए ऑफ एच जो बता रखी है एनसीईआरटी में, वो बता रखी है आपको 435.0 किलो जूल पर मोल। और ये इसकी जो एटॉमिक एंथैल्पी दे रखी है, ये सब स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड मतलब एट अ फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर 1665 किलो जूल पर मोल। चलो समझ गए, क्लियर है। अब एक और एग्जांपल दिया है इसका, इन सभी में देखो बोला है उसने कि सब कैसे बन रहे हैं, गैस में बन रहा है। एक और एग्जांपल दिया जैसे सोडियम किस फॉर्म में, अगर सॉलिड फॉर्म में, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा आपको, गैस। अगर सोडियम का आप निकालते हो तो ये सोडियम का जो निकलता है इसमें डेल्टा ए ऑफ एच जो इसके लिए बनाया गया है, आप बोलोगे ये तो एटम था, पर ये भी एटम था, पर फेस क्या कर दी यहाँ पर, चेंज कर दी। फेस चेंज वाली एक एंथैल्पी पढ़ी थी अपन ने, सॉलिड से गैस में पढ़ने को क्या बोलते थे, सॉलिड से सीधे गैस में बन रहा है, सब्लिमेशन। तो यहाँ पर ये कितनी है 108, मतलब आप इसको सब्लिमेशन लिखो या फिर क्या लिखो, इज इक्वल टू में क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा SUB ऑफ H भी लिख सकते हो। ठीक है, नहीं हाँ ये वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक है, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो आप उसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हाउएवर दे मतलब वॉट एवर मे बी प्रोसीजर दे आर फॉलोइंग, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब जो आता है वो नेगेटिव का नहीं आता है, अगर एनर्जी बॉन्ड टूटे ना, यहाँ पे बॉन्ड टूटे इसीलिए तो यहाँ पे पॉजिटिव आया है, देनी पड़ती है तो पॉजिटिव आ गया ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ भी आपको बॉन्ड देने पड़ेंगे तो पॉजिटिव है ना, डेल्टा एच क्या पढ़ा था अपन ने, नेगेटिव एक्सोथर्मिक और पॉजिटिव एंडोथर्मिक। ठीक है, तो आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए या फिर कुछ भी बॉन्ड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, फेज बदलने के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई, देखा जैसा कि हमने देखा। चलो अब नेक्स्ट दे रखा है बॉन्ड एंथैल्पी, ये तो हमने हमारा पढ़ा हुआ है, इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम। क्या पढ़ा हुआ है, बॉन्ड एंथैल्पी, अब समझ में आ गया। बॉन्ड एंथैल्पी आया था हमारा सबसे पहला टॉपिक, जिसको अपन क्या लिखते हैं, डेल्टा बॉन्ड H0। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नए पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं, उन सबको पुराने बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी रिलीज भी होती है, तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और अगर नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या है, रिलीज होती है, वो स्टेबल हो जाते हैं। कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो एनर्जी क्या करती है, रिलीज करती है। स्टेबल सिस्टम की एनर्जी हमेशा क्या होती है, लीस्ट होती है। और हर सिस्टम क्या करना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो इसके बारे में क्या करता है वो, इसको करने के लिए क्या करता है, एनर्जी को रिलीज कर देता है। मतलब जैसे ही मौका मिलता है तो एनर्जी को रिलीज करा और क्या बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। तो इसी सेंस में दो तरीके की एनर्जी दी गई है। टू डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। पहला होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब बॉन्ड एंथैल्पी में दो एंथैल्पी लेते हो आप। सबसे पहली कौन सी लेते हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लेते हो, और दूसरी मीन बॉन्ड एंथैल्पी। ठीक है, अब जैसे अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल है ना, जैसे क्या लिया आपने, H2 को लिया। H2 किस फॉर्म में है, गैस। अच्छा, अपन ये गैसियस फेज में लेते हैं। इन सभी डेफिनेशन में आगे देखना गैसियस फेज लिखा होता है। तो ये क्या मिला था आपको, 2H ऑफ G मिला था।
ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डेल्टा एच एच ऑफ एच, मतलब एच एच के बॉन्ड अगर टूटेंगे तो क्या बनाएंगे, सेम इसके पहले पढ़ा था ना 435 लिखा था आपने, 435 किलो जूल पर मोल, मतलब वो दोनों क्या है, सेम ही है। आपने जो बॉन्ड तोड़े थे तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी वही थी कि इसको किस में कन्वर्ट किया आपने, एटम में कन्वर्ट किया, कितनी एनर्जी निकली, वही चीज को क्या बोला अपन ने, बॉन्ड एंथैल्पी। इसको भी क्या बोला है, बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी क्या थी कि किसी भी सब्सटेंस के बॉन्ड तोड़ने के लिए 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इन इज गैसियस फेज, गैसियस फेज में उसके बॉन्ड तोड़ने के लिए कितनी शक्ति लगेगी, कितनी एनर्जी लगेगी, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और यही चीज़ एटोमाइजेशन के बराबर भी आ रही है, तो आ रही है कुछ चीज़ें आ रही है, तो लिखना है कि वो एटोमाइजेशन यही थी ना, एटोमाइजेशन, एटम बनाने की प्रक्रिया में कितनी एनर्जी लगी, समझ में आया, गैसियस फेज में सेम चीज़ है, H2 से ये बन गया। अब इसके लिए तो अपन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यूज़ कर रहे हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए अपन यूज़ कर लेंगे। ये किसके लिए यूज़ करते हैं अपन वर्ड, डायटोमिक के लिए जनरली, और ये किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉलीएटॉमिक के लिए। ऐसा क्लोरीन का, ऑक्सीजन का, सबका कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे अगर पॉलीएटॉमिक, अब ये मीन का मतलब तो समझते हो ना, मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज, मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज, हरी बात समझ में। जैसे आपको अगर बॉन्ड तोड़ना है CH4 के, किसके तोड़ने हैं, CH4 के, इसको हटा दें, अब जो एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी, जिसको अपन मीन बॉन्ड एंथैल्पी भी कहते हैं, MBE, तो जैसे CH4, तो CH4 का अगर गैसियस फेस में तो ये क्या टूटेगा, कार्बन प्लस 4 हाइड्रोजन में टूटेगा, पक्की बात। अगर ये 4 भागों में टूटेगा, मतलब ऐसे टूटेगा, तो क्या ये एक बार में टूटता है, ये ऐसे नहीं टूटता है। ये कैसे टूटता है, अलग अलग 3 इक्वेशन, 4 स्टेप में टूटता है ये। और वो चारों इक्वेशन अगर हम लिखें तो पहली बार में क्या टूटता है, जैसे CH4 गैस कन्वर्ट होता है किसमें, पहले CH3 गैस में, और फिर यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुदा होता है इससे, तब आपका कुछ डेल्टा H निकलता है, वो कितना होता है 427। कुछ पॉइंट वगैरह में है वो छोड़ दिया मैंने, नहीं समझे, ठीक है। यहाँ पर ये बॉन्ड लिख देते हैं अपन, क्या लिख देते हैं, BO&D। बॉन्ड लिखने से समझ में आ रहा है कि बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया, और कितनी शक्ति लगी, इतनी शक्ति लगी, समझे। अभी भी क्या है, टूट गया क्या पूरा, ऐसा बन गया है क्या, नहीं, अभी कितना हाइड्रोजन निकला है, एक, अभी कितने और निकलेंगे, 3 और निकलेंगे, ठीक है। दूसरी वाली, जब फिर ये CH3 क्या बनता है, CH2 गैस प्लस फिर क्या देता है, Hg, ठीक है। Hg, नहीं वो वाला H का अपन लिख नहीं रहे हैं एक्चुअली, उसको अपन वापस सबको जोड़ देंगे तो +4 हो जाएगी ना। CH3 तो लिया है यहाँ भी, यहाँ 4 का लिया है, यहाँ थोड़ी ना 4 लिया है। इसका डेल्टा बॉन्ड ऑफ H कितना निकलेगा, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 439, कितना, 439 किलो जूल पर मोल। जब आप CH2 को ब्रेक करेंगे गैसियस फॉर्म में तो ये वैल्यू आएगी, ये मिलेगा, मतलब ब्रेक होके CH प्लस H, और इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये वैल्यू भी दी हुई है 452 किलो जूल पर मोल। और सबसे लास्ट वाला CH को फिर से तोड़ते हैं हम, तो ये बन जाता है C प्लस H, ये भी गैसियस फेज में, ये भी गैसियस फेज में, और इसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी बनती है 347 किलो जूल पर मोल। और इन सबको जब हम टोटल लगाते हैं, प्लस करते हैं, तो इन सबका टोटल कितना आ जाता है 1665, जो कि 1665 इसके टोटल के बराबर होता है। यहाँ पे हमने कौन सा लॉ लगाया, समझ में आया। हेयर लॉ क्या बोलता था कि इक्वेशन को अगर अलग अलग स्टेप्स में करते हो,
या फिर एक साथ करते हो, उस समय जितनी भी एंथैल्पीज आती है उन सबको अलग अलग स्टेप वाली एंथैल्पीज को प्लस कर देते हो, या फिर अकॉर्डिंगली जो भी हम करते हैं प्लस माइनस दोनों ही देखा था हमने। तो उस इक्वेशन को बनाने के लिए जो भी एंथैल्पीज लग रही है वो सब आंसर क्या आते हैं, बराबर। क्लियर है। तो 1665 इसका जो था डेल्टा एच था, जो कि इसके लिए सेम आया, डेल्टा बॉन्ड ऑफ जो भी आपको लिखना है, ठीक है। इसको अपन ने डेल्टा ए लिखा था ना, एटोमाइजेशन के लिए अपन क्या लिखते थे, डेल्टा ए। मतलब एटम्स बना रहे हो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एटम बना रहे हो या बॉन्ड एंथैल्पी, बात क्या आ रही है, इक्वली आ रही है। तो यहाँ पर इतने सारे, अच्छा इसी को ही क्या बोलते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। अब आपके पास प्रश्न हो गया ना कि ये वाली लूं कि ये वाली लूं कि ये वाली लूं कि ये वाली लूं, तो हम कौन सी एंथैल्पी लेते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। कौन सी लेते हैं, मीन बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब अभी इन सबको टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, ये वाला, समझे कि नहीं समझे, टोटल करोगे कर लो आप, तो लगभग क्या आएगा, ये वाला, ठीक है। तो पर मीन का मतलब क्या होगा, डिवाइड करना पड़ेगा, अभी डिवाइड थोड़ी किया है। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी में क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, कितनी प्रोसेस हुई, 4। मतलब मीन क्या बताएगा कि हर एक प्रोसेस में कितनी कितनी एनर्जी लगभग लग रही है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन बॉन्ड एंथैल्पी को जो नोटेशन यहाँ पर जो दिया हुआ है, कुछ दिया तो नहीं हुआ है उन्होंने, बस CH ऐसा स्टैंडर्ड लिख लिया है, दैट इज इक्वल टू 1664 या 1665 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कुछ आ रहा है 416 किलो जूल, आज लगभग हेरफेर कुछ आ जाएगी, किलो जूल पर मोल। दिस इज द मीन बॉन्ड एंथैल्पी। तो क्या आपको मीन बॉन्ड एंथैल्पी समझ में आ गया, ठीक है। अब ये कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करती है, कंपाउंड टू कंपाउंड क्या होती है, वेरी करती है। चलो तो ये था। अब उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज एक बॉर्न हाइबर साइकिल है ना। बॉर्न हाइबर साइकिल में आपको एक बता दूंगा कल की क्लास में, मुझे इसमें थोड़ी चीज़ें इसमें देखनी है। स्पॉन्टेनिटी नेक्स्ट जो लॉ है हमारा, बॉर्न हाइबर साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अलग से ही देखेंगे हम। ये वो इसी से रिलेटेड है, लेटिस एंथैल्पी बॉर्न हाइबर साइकिल से रिलेटेड है। तो कल मतलब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसकी मैं अलग से रखूँगा। अभी मैं आपको, हालांकि वो तो रिलेटेड भी नहीं है, अब सब समझ जाओगे, अब आगे पीछे कोई सी भी चीज़ पढ़ेंगे हम सब क्या है समझ जाओगे आप। अब यहाँ पे अपन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेट फंक्शन की, एंट्रोपी की। किसकी बात कर रहे थे, हाँ स्पॉन्टेनिटी की बात करेंगे, बट अब नेक्स्ट जो स्टेट फंक्शन है उसकी एंट्रोपी। मतलब एंट्रोपी को हम डिस्कस करने वाले हैं, एंट्रोपी की ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो पहले कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें हम। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या था, हमने लिखा था, याद है, हाँ उसका लॉ क्या था, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब कोई हीट अगर देगा तो दूसरा क्या है लेगा, मतलब सिस्टम की हीट क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। समझ में आ रही बात। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने लिखा था कि द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, टोटल जनरली 3 लॉ होते हैं थर्मोडायनामिक्स, कितने, 3 लॉ। अपने को ये तीनों लॉ फिजिक्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। अपने को फिजिक्स में ये लॉ ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं, पर अपन फिर भी सेकंड लॉ यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर कौन सा लॉ इंट्रोड्यूस करते हैं, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ के अलग अलग स्टेटमेंट है, हर साइंटिस्ट ने अपने अपने स्टेटमेंट दिए थे। सबसे पहले फर्स्ट लॉ के ड्रॉबैक देख ले कि फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक क्या था, ठीक है। फर्स्ट लॉ का ड्रॉबैक क्या था, फर्स्ट लॉ ने कहा था कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स विल बी जीरो, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम है तो इस दुनिया में एनर्जी टोटल कितनी, सम ऑफ एनर्जीज, चेंज ऑफ एनर्जीज, चेंज ऑफ एनर्जी कितनी है, कुछ जीरो, ई यूनिवर्स करके जीरो कुछ ऐसा उसने बताया था। खैर एनीवेज उसका मतलब यही है खैर कि आप जितना दोगे उतना सिस्टम लेगा। जैसे 20 चीज़ दी और 20 चीज़ क्या हो गई, माइनस हो गई, तो टोटल कितना हो गया, जीरो, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम की हीट जो एनर्जी है वो कितनी हो गई, एनर्जी का चेंज होता है, जनरली एनर्जी का क्या होता है, चेंज होता है। तो इसका जो लिमिटेशन था लिखो, पहला हीट लॉ, पहला लिमिटेशन, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ,
मतलब सेकंड लॉ हेडिंग है और इसी में आप डालोगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट cold body to hot body is not possible. ठीक है, मतलब फर्स्ट लॉ ने क्या बताया था यहाँ से, फर्स्ट लॉ का लिखा आपने, हीट कैन फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बट हाँ बट कोल्ड टू हॉट मैंने शॉर्ट में वीडियो करवा दिया। कोल्ड टू हॉट मतलब इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है ना, हमेशा हायर टेम्परेचर से हीट कहाँ जाती है, लोअर टेम्परेचर। बाकी फर्स्ट लॉ ने तो क्या कहा था कि एनर्जी क्या होती है, इधर से उधर होती है, उसके हिसाब से तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो 100% इफिशिएंसी सिस्टम की क्या होती है, पॉसिबल होती है फर्स्ट लॉ के हिसाब से। उसने बस बता दिया था कि हाँ एनर्जी का ट्रांसफर होगा, तो अब डायरेक्शन भी तो होना चाहिए कुछ भाई। एनर्जी का ट्रांसफर तो ये भी हो रहा है भाई, हॉट से क्या हो रहा है, कोई चीज़ कोल्ड हो रही है, और कोई चीज़ कोल्ड से क्या हो रही है, हॉट। अब एनर्जी किस में होती है, हीट कहाँ से कहाँ फ्लो होती है, हॉट से कोल्ड। तो यहाँ पर हीट क्या होती है, हीट फ्लो होती है हॉट टू कोल्ड। बट क्या कोल्ड से हीट में हीट फ्लो होती है क्या? नहीं होती है। मतलब यहाँ पर उसने ये स्टेटमेंट तो दे दिया था कि हीट विल बी एक्सचेंज, पर डायरेक्शन उसने नहीं बताया था। मतलब फर्स्ट लॉ का जो ड्रॉबैक है कि इसने डायरेक्शन के बारे में कोई बात नहीं की थी कि इक्वेशन किस डायरेक्शन में होगी, मतलब ए टू बी होगी या फिर बी से ए डायरेक्शन में होगी। ये पहली बार में पचाना बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ें जब हम पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो इसको ऐसे थ्योरी याद करते हैं बच्चे भी कि कोई भी इक्वेशन होगी या कोई भी आपकी प्रोसेस होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी, ये फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया था। उसने बस बता दिया था कि टोटल एनर्जी जो रहेगी यूनिवर्स की वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। और उसने ये नहीं बताया था कि इधर से ऐसे ही फ्लो होगी, इधर से इधर फ्लो होगी। तो वो चीज़ में वो उसको पता ही नहीं था। मतलब इनफैक्ट उसी के ड्रॉबैक को फिर सेकंड लॉ वगैरह और नाम से जाना गया। सेकंड लॉ का जो मैंने कहा कि स्टेटमेंट अपन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, सेकंड लॉ बना था अपन फिजिक्स में, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, मतलब यहाँ पर किस चीज़ की कमी थी फर्स्ट लॉ में, किसकी कमी थी, डायरेक्शन की। ठीक, डायरेक्शन की कमी को कौन पूरा करता है, स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, वो जो हेडिंग दे रखी ना, मेरे को स्पेलिंग नहीं आती उसकी, SPONTANEEIETY। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी मतलब जो डायरेक्शन वाली चीज़ है, ये किसने बताई थी, इसमें अपन स्पॉन्टेनिटी में अपन एक टर्म पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्या, डेल्टा एस। डेल्टा एस को क्या बोलते हैं, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। ठीक है, तो डायरेक्शन की बात नहीं कर पा रहा था तो स्पॉन्टेनिटी की चीज़ आई। स्पॉन्टेनिटी कोई भी इक्वेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी कि रिवर्स डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो ये चीज़ बात की। दूसरा फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस, मतलब वही स्पॉन्टेनिटी को पढ़ेंगे अपन। ठीक है, ये थोड़ा चर्चा का विषय है, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। दूसरा क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस का मतलब क्या हो रहा है, वही स्पॉन्टेनिटी को ही बताया उसने। स्पॉन्टेनिटी को डिटेल में पढ़ोगे तो पता चलेगा। दूसरा है फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, और ब्रैकेट में लिख लो आप स्पॉन्टेनिटी। अब स्पॉन्टेनिटी टर्म है क्या, अपन बात तो कर रहे हैं। ठीक है, इसका जब मैं बताऊंगा और जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो स्पॉन्टेनियस की डेफिनेशन लिख लो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सबसे पहले आप स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन लिखो इसी के नीचे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और आपको जो बोल्ड में दे रखी है पेज नंबर 181 पर। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन irreversible process. Spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed
by some external agency and may only be reversed by some external agency. समझ गए? A spontaneous process is an irreversible process and may only be reversed by some external agency. मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी. क्या प्रोसेस होगी? इरिवर्स. जैसे कुछ एग्जांपल देता हूं आपको, वहां से समझ में आएगा. अच्छा, अपने को मतलब सेकंड लॉ को समझने के लिए, सेकंड लॉ अल्टीमेटली यही बोल रहा था कि सेकंड लॉ से चीज़ें जुड़ी हुई हैं. ये सेकंड लॉ ने ये कहा था कि 100% इफिशिएंसी किसी भी सिस्टम की पॉसिबल नहीं है. जनरली इसी को सेकंड लॉ कहते हैं कि इस दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना है, कोई इंजन नहीं बना है जो 100% इफिशिएंसी दे. जैसे 1 लीटर पेट्रोल डलाए और गाड़ी चलती रहे, है ना. या फिर आप सीधे समुद्र में हो, समुद्र की हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर रहे हो और आपकी चीज़ें चलती रहे. तो सेकंड लॉ ने क्या बोला था कि जैसे ऑल हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट. सारे वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? हीट में. वर्क तो पता है ना आपको, वर्क डन करना पड़ता है तब जाके कुछ ना कुछ हीट निकलती है. मतलब कोई सी भी एक प्रोसेस करते हो, एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फैन घुमाना पड़ता है, या फिर आप केमिकल रिएक्शन सेल से बनाते हो, तो कोई वर्क करते हो तो उससे क्या बनती है? हीट बनती है. बट ऑल हीट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू ऑल वर्क. आई बात समझ में? सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिखा आपने शॉर्ट में, ऑल वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट ऑल हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क. यही सेकंड लॉ के अंतर्गत आता है सब. सेकंड लॉ का कोई फिक्स नहीं मिलता है. या फिर 100% इफिशिएंसी ऑफ अ सिस्टम, या फिर इंजन लिख लेना, इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, 100% इफिशिएंसी सिस्टम की या इंजन की पॉसिबल नहीं है. अब जैसे मान लो क्या है, एक गाड़ी चल रही है, ठीक है, ये भी क्या है? साइलेंसर लगा होता है. साइलेंसर से क्या होता है? हीट निकलती है. निकलती है. या अब ये सेम हीट देके क्या गाड़ी चला सकते हो? नॉट पॉसिबल. ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में? क्या इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हो आप? नहीं. आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ एक्सटर्नल एजेंसी लग जाएगी. एक्सटर्नल एजेंसी मतलब फिर से पेट्रोल डीजल वगैरह काम करना पड़ेगा कि वापस से उधर ले जाना है. तो समझ में आ रही बात? मतलब ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है. एक बार हो गया तो हो गया. ऐसी प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही कर रहे हैं अपन. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस. आप उसको वापस से वैसा नहीं कर सकते हो. जैसे क्या है, पानी आ रहा है, क्या ये पानी ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा? मतलब आपने जैसे टंकी से, मान लो टंकी से पानी लिया नीचे, अभी ऊपर मत देखो, इवापोरेशन तो होता है फिर वो, ठीक है. टंकी से देखो, टंकी से पानी नीचे आया, अपने आप आया? अरे आपने बस ये एक होल को यहाँ से ओपन किया और पानी क्या है? लो गया. क्या ये पानी अपने आप चला जाएगा ऊपर? अपने आप? मोटर लगानी पड़ेगी, मतलब एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी. समझे नहीं समझे? एक पानी में, मतलब पानी के अंदर सॉल्ट घोला, मतलब पानी के अंदर क्या घोला आपने? सॉल्ट घोला. सॉल्ट घुल जाता है. उसके लिए तो कोई शक्ति नहीं लगी, थोड़ा सा बस आपने हिलाया डुलाया और घुल गया. नहीं भी हिलाया तो पड़े पड़े ही अपने आप ही हो जाता है. टेम्परेचर के हिसाब से और चीज़ें फास्ट हो जाती है. अगर टेम्परेचर नहीं भी दोगे तो हो जाता है. क्या बिना किसी प्रोसेस के अपन ने कैसे छू करा? जैसे जिसी प्रोसेस से बोला था कि तू, जैसे अपन ने डाला था और मिक्स हो गया, वैसे ही अपन ने बोला कि अब तू अलग भी हो जा. हाँ, समझ में आ रही बात? कुछ लोग तो टूथब्रश का भी एग्जांपल देते, बोले एक बार टूथपेस्ट निकाल लिया उसको वापस से नहीं भर सकते सर. ठीक है ना? तो इसको, ये सब प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है. मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंसी के बिना उस काम को वापस रिपीट
उल्टा नहीं कर सकते हो आप। तो ये सीधा क्यों हुआ बिना उस एनर्जी के? कौन सा समझ में आ रहा है भाई? सीधा काम तो हुआ। आपने कोई गैस पे रखा था क्या किसी चीज को? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हर कोई नहीं होती, देखो हर कोई प्रोसेस इरिवर्सिबल नहीं होती है, कोई कोई रिवर्सिबल प्रोसेस भी होती है, मतलब इधर भी होती है और उधर भी। जैसे केमिकल इक्वेशंस होती है बहुत सारी, जो इधर भी फॉलो होती है और इधर भी फॉलो होती है, ठीक है ना? तो आपको ये समझ में आ गया। अपने को अब बात इसी की करनी है पूरी, मतलब जो मैंने आपको थीम बताई है कि 100% इफिशियंसी किसी भी सिस्टम की पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर बहुत सारे एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो हमेशा हीट कहाँ से फ्लो होगी? हायर टेम्परेचर से। वो प्रोसेस है, भगवान ने बनाया है, इसको कैसे बदल दोगे तुम? अब लो से हीट, लो से हाई पे अपने आप आएगी क्या? नहीं, फिर तुमको क्या लगाना पड़ेगा? लो से हीट एक्सटर्नल एनर्जी, जैसे एसी लगाना पड़ेगा। गर्मी हमेशा होती है, पर गर्मी में ठंडक होगी क्या ऑटोमेटिकली? उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एयर कंडीशनर, एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी, ठीक है। बर्फ का पिघलना अपने आप हो जाता है क्या? पिघला हुआ बर्फ वापस से बर्फ बन जाता है? एक्सटर्नल एजेंसी, उसको रखना पड़ता है फ्रीजर में। मतलब रिवर्स तो हो रही है, मतलब इरिवर्सिबल नहीं है ये, एक तरफ हो रही है पर वापस से पलट के उसी स्थान पर वो वापस नहीं आएगी। ऐसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं अपन? इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्थान मतलब ऐसा समझना कि वही चीज वापस से उसी फॉर्म में नहीं आएगी। क्लियर है? मतलब एक बार एनर्जी जो निकल गई तो निकल गई, आप उसी एनर्जी का यूज करके सेम की सेम चीज वापस से नहीं बना सकते। तो इसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंतर्गत आ गया। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तो केवल वो होती है जो एक बार ही होती है, इरिवर्सिबल होती है, बिना किसी एक्सटर्नल एजेंसी के वापस उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया। काफी सारे एग्जांपल मैंने आपको दिए और हाँ पढ़ते थे आप, है ना? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से हो जाती है, मतलब तीन चीज देते हैं अपन। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है? दे ऑकर बाय इटसेल्फ, लिख सकते हो आप, दे ऑकर बाय इटसेल्फ पॉइंट में, या फिर प्रॉपर कुछ इनिशिएशन लगे थोड़ा, वो जैसे माचिस की चिंगारी थोड़ी सी लगी और पूरा कागज जल गया, आप क्या उसी हीट का इस्तेमाल करके वापस से कागज वगैरह बन सकता है? व्हाटएवर, कुछ भी उटपटांग चीजें, कुछ भी बात हो जाती है ना ऐसी, ये सब चीजें वही चीजें। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होगी? हाँ, तो क्या रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल है क्या? नहीं है। दुनिया की अधिकतर प्रोसेस क्या होती है? इरिवर्सिबल। एक बार हो गई तो वापस पलट के वैसी नहीं होती। फिर तो एनर्जी कितनी हो जाती है सिस्टम की? इनफाइनाइट। अरे भाई पेट्रोल से तुम्हारी धुआं निकला, धुएं से वापस से नहीं बन सकता। एक्चुअली देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी कहाँ होती है? सब लॉस में निकल जाती है और उस लॉस को आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हो आप। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ऐसा क्यों है? मतलब एक्चुअली ये जो क्राइटेरिया था स्पॉन्टेनिटी का, इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी, बस ये इतना क्लियर हो गया आपको। तो इसमें अब तीन थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। स्पॉन्टेनिटी, मतलब जो स्पॉन्टेनिटी हम बात कर रहे हैं, तो कोई सी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी कि नहीं होगी, उसके लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं। कितने? तीन। सबसे पहला होता था डेल्टा एच। कोई सी भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी या नहीं होगी, उसके लिए हम तीन क्राइटेरिया देते हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के हम तीन क्राइटेरिया देते हैं। पहला था डेल्टा एच। क्या था? डेल्टा एच। इसका क्राइटेरिया भी मैं लिख देता हूं कि डेल्टा एच की वैल्यू क्या होना चाहिए? लेस देन 0, या फिर डेल्टा एच क्या होना चाहिए था? नेगेटिव। डेल्टा एच क्या होना चाहिए? नेगेटिव। नेगेटिव डेल्टा एच क्या बताता है? ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की है ना। स्पॉन्टेनियस मतलब कोई सी भी प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। हाँ बस ये होने वाला है। दूसरा डेल्टा एस। डेल्टा एस को बोलते हैं एंट्रोपी, जो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में और खूब हल्ला बोलेंगे, अभी तो हमने कुछ बात नहीं की है। इट शुड बी ग्रेटर देन 0। और तीसरा होता है गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको डेल्टा जी बोलते हैं, ठीक है। तो गिब्स फ्री एनर्जी का जो वैल्यू होता है ये भी होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0। आगे बात समझ में? ठीक है। इन तीनों को एक्चुअली
डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए ना, डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए। मैंने ग्रेटर देन जीरो, इसको लेस देन जीरो है ना, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए लिखा ही हुआ मैंने, स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। क्या बात समझ में आ रही है? पहली बात जो बात की जाती है वो डेल्टा एच पे की जाती है। किस पे की जाती है? डेल्टा एच पे। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, जैसे क्या किसी भी सिस्टम की एनर्जी निकलने को डेल्टा एच नेगेटिव कहेंगे। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब सिस्टम की हीट क्या हो गई, निकल गया, मजे में स्टेबल हो गया। सिस्टम की हीट निकल जाती है तो सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो गया। इसका मतलब सिस्टम स्टेबल हो गया तो डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव। कोई सी भी प्रोसेस लो आप, तो उसमें अगर डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो पहला क्राइटेरिया था अपना, डेल्टा एच नेगेटिव हो गया तो जितने भी आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस है उन सबका डेल्टा एच क्या निकला था, नेगेटिव। बट कुछ कुछ प्रोसेस थे जिनका डेल्टा एच क्या निकलता था, पॉजिटिव। उसके बावजूद भी वो कैसी प्रोसेस होते थे, मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब कैसी प्रोसेस, एंडोथर्मिक। जैसे आइस से क्या बनना, वाटर बनना अपने आप हो जाता है। आइस से अगर वाटर बना तो इसका डेल्टा एच क्या आता है, पॉजिटिव। हरी बस में आपको हीट देनी पड़ती है, मतलब वो सिस्टम से वो क्या लेता है, हीट देनी नहीं पड़ती, वो हीट कहाँ से लेता है, सराउंडिंग से ले लेता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि उसको सीधे गैस की टंकी पे रखोगे और करोगे, हीट देने का मतलब सराउंडिंग से ले लेगा। ली तो सही ना उसने, भले एक ली या दो ली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर आइस से वाटर बना तो ये कैसी प्रोसेस अपने आप हो गई, कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगी, पर फिर भी डेल्टा एच क्या निकला इसका, पॉजिटिव। ऐसे और भी रिएक्शंस के लिए दिया जाता है, ऐसे और भी रिएक्शंस लिखी हुई है जिनका डेल्टा एच क्या निकलता है, पॉजिटिव। पर फिर भी वो रिएक्शन कैसी हो जाती थी, अपने आप ही हो जाती थी। तो सबसे पहले तो एक क्राइटेरिया दिया कि अगर सिस्टम से हीट रिलीज हो गई तो इसका मतलब कि प्रोसेस क्या हो रही है, स्पॉन्टेनियस है। मतलब ये केवल डेल्टा एच नेगेटिव होना एकमात्र क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होगा इसका मतलब आपको एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू हीट से कुछ वर्क करना पड़ेगा, मतलब हीट लगेगी उसमें, मतलब वो प्रोसेस तभी वापस से उसी स्थान पर आएगी जब आप क्या करोगे, कुछ उस पर हीट दोगे। आधी बात समझ में? डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो सिस्टम हल्का पड़ गया, अपने आप ही हो गया सब काम, एक्सोथर्मिक। नहीं आया समझ में, बिल्कुल भी नहीं आया ना? ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव होता तो समझ गए ना, आपको हीट देनी पड़ती ना, हीट देनी पड़ती मतलब एक्सटर्नल एजेंसी लगी। पर ये एकमात्र क्राइटेरिया सही नहीं बैठा। हरी बात समझ में? इसके बारे में मतलब डेल्टा एच के बाद फिर दूसरा इसने लिया भैया ठीक है ये स्टर्म ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी भी बात कर लेंगे। पर यहाँ भी देखा हमने कि कुछ कुछ में ये भी चीज़ क्या हो रही थी, फेल हो रही थी। मतलब इसमें ये पास हो रहा था, मतलब ये चीज़ जो डेल्टा एच पॉजिटिव, इसमें रेंडमनेस की बात करेंगे अपन, जो अपन कल बात करेंगे इसमें, इसकी बात करेंगे रेंडमनेस, डिग्री ऑफ डिसऑर्डर, है ना। और ये गिब्स एनर्जी, मतलब इन दोनों की लड़ाई हुई कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मतलब इसके बाद तो फिर ये बोला कि मैं सही हूँ, फिर ये भी कुछ कुछ चीज़ों में क्या निकला, गलत निकला। ठीक है, जैसे ये डेल्टा एच पॉजिटिव इसके लिए, पर डेल्टा एस इसका वैल्यू क्या निकलता है, ग्रेटर देन जीरो निकलता है इसके लिए। बोलता है कि तू फेल हो गया पर मैं तो पास हूँ इस इक्वेशन के लिए। कैसे निकलेगा कल बताऊंगा। पर इन दोनों की लड़ाई हुई और आखिरी में फिर बोला कि गिब्स आया, बोले कि तुम दोनों को मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, और फिर उसने एक फॉर्मूला दिया था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बोले कि इसमें फॉर्मूला पुट कर लेना तुम, अगर डेल्टा जी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, और डेल्टा जी का वैल्यू लेस देन जीरो आएगा तो बोल देना स्पॉन्टेनियस। तुम दोनों को लड़ने की जरूरत अब नहीं है। तो ये तीन क्राइटेरिया थे स्पॉन्टेनिटी के, इसमें तीसरा सबसे पावरफुल है। तो आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।